हेलो एवरीवन। सीयूईटी पीजी एलएलबी जिसके थ्रू आपके ड्यू एंड बीएचयू में 3 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन होता है प्राइमरली, उसका 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस होगा, बाकी मैथ्स का सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। इसके अलावा जो बाकी सेक्शन बचे हुए हैं उसके वीडियोज भी जल्दी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। अब देखो, इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन तो डिस्कस करेंगे, साथ में उसका एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका ट्रेंड किस तरह से है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तो किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, वो सारी चीजें भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखो, आपको पता है ये 5 सेक्शन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसमें जो रीजनिंग या कहीं लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली आपके 25 क्वेश्चन जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन से 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। हालांकि कोई ऐसा डिवीजन दिया नहीं हुआ है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन से पूछे जाते हैं। 2022 का जो पेपर था उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन थे, और 2023 के पेपर में अप्रोक्सीमेटली 24-25 क्वेश्चन आपके लीगल रीजनिंग के सेक्शन से पूछे गए हैं। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में यहाँ पे डिस्कस करूँगा नहीं, आप इसको पॉज़ करके रीड कर सकते हो। बाकी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो उसके लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक इसमें हेल्पफुल होगी, वो सारी चीज़ें मैंने उन वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अब देखो, पेपर डिस्कस करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखो, एक पॉइंट तो ये है कि जो पेपर का लेवल है वो क्या है। तो देखो, जनरली जो सारे क्वेश्चंस है वो ईज़ी लेवल में हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी रीजनिंग थोड़ी वीक है, उनको लग सकता है कि हाँ भाई, ईज़ी तो नहीं है, कम से कम मॉडरेट या कुछ क्वेश्चन हार्ड उनको लग सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक जो आपकी बुक्स आती है जिसमें से आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है, उसमें जो ईज़ी टू मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, वही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन बुक्स में जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया कि आपका जो पेपर है वो ईज़ी टू मॉडरेट है, और उसमें मोस्ट क्वेश्चन आपके ईज़ी की कैटेगरी में आएँगे। बाकी जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इसके अलावा देखो, 2022 में क्या हुआ था कि जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन थे ना, वो कुछ ही टॉपिक से पूछे गए थे। जैसे आपका कॉज़ एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, कंक्लूजन, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2023 के पेपर में जो और भी टॉपिक्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो मोस्ट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, वो आपके क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि कोई टॉपिक आप स्किप कर दो। आपको जनरली सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करनी है। अगर मान लो आपको 1-2 टॉपिक टफ लग रहा है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जनरली आप कोशिश करो कि सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप कवर करो। खासकर जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, वो ट्रेंड आप वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उस टाइप के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। थर्ड पॉइंट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो, जनरली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो नए क्वेश्चन्स होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। जैसे एसएससी, बैंकिंग वगैरह एग्ज़ाम्स भी आप देखोगे, तो जो हर साल जो पेपर होता है, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ही नए देखने को मिलते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं, पहले के रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ैक्ट सेम क्वेश्चन वहाँ पे दे दिया। कुछ क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट सेम भी आपको मिल जाएँगे, लेकिन जो पहले का ट्रेंड चला आ रहा है, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके जनरली नए ट्रेंड पे देखने को मिलते हैं। इस एग्ज़ाम में भी सेम वही है। जो बाकी देखो, एनटीए सिर्फ़ ऐसा तो है नहीं कि सीयूईटी, पीजी का एग्ज़ाम करवाता है, एनटीए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम करवाता है। और भी इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, तो उनमें भी बहुत सारे सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग जो है पूछी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें से इस पर्टिकुलर एग्जाम में, सीयूईटी पीजी के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं। या एक तरह से ये बोल सकते हो कि इस समय जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, उनके क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए जो आपके सीयूईटी पीजी के लेवल के हैं। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि हमें कहाँ से मिलेंगे, हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हम इकट्ठे करें, उसमें से देखें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हमें ये आइडिया भी नहीं लग सकता कि कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के लायक हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के लायक नहीं है। अब देखो, एसएससी और बैंकिंग वगैरह एग्जाम में तो आपकी जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले होते हैं, वो उनकी टीम काफ़ी बड़ी होती है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये सारा ट्रेंड एनालिसिस वहाँ पे चलता रहता है। लेकिन सीयूईटी पीजी में क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो इस तरह का जो ट्रेंड एनालिसिस है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम से आ रहे हैं, क्या टाइप से क्वेश्चन का, इस तरह का एनालिसिस जो है कम देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको कोई एक्यूरेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आप चाहो तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी अभी रिसेंट एग्जाम चल रहे हैं उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने चाहिए, कौन-कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारा ट्रेंड एनालिसिस करके जो एक्यूरेट क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वही सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। बाकी आप कोर्स चाहो तो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो। कोर्स के बारे में और टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप वीडियो का एंड का सेक्शन देख सकते हो। एंड में मैं जो कोर्स और टेस्ट सीरीज़ है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो क्वेश्चन पे आने के पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, रीजन शोइंग एजुकेटेड एम्प्लॉयड बट नॉट कंफर्म्ड इन अ जॉब इज। अब देखो, यहाँ पे सिंपली 3 यहाँ, ये सर्कल जो है आपका, ये एजुकेटेड को यहाँ पे शो कर रहा है। ये वाला जो सर्कल है ये आपका एम्प्लॉयड को शो कर रहा है, और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये कंफर्म इन जॉब को शो कर रहा है। अब सिंपली आपको ये बताना है
कि वो रीजन कौन सा है जो एजुकेटेड है। तो एजुकेटेड का मतलब क्या है, इस सर्कल के अंदर ही आएगा। एम्प्लॉयड भी है तो एम्प्लॉयड का मतलब ये वाला सेक्शन भी इंक्लूड हो गया। बट नॉट कंफर्म इन जॉब, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये ट्राइंगल जो है कंफर्म इन जॉब का है। इसका मतलब ये वाला तो आपको निकाल देना है। तो बचा क्या, ये वाला सेक्शन और इस वाले सेक्शन में सिर्फ बी और डी बचा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी एंड डी। बी और डी जो है ऐसा सेक्शन है जो एजुकेटेड भी है, एम्प्लॉयड भी है, लेकिन इनके पास कोई कंफर्म जॉब नहीं है। तो ये बी और डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मोस्टली क्वेश्चन आपके इजी के कैटेगरी में आते हैं। तो ये देख सकते हो आप, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्टली दिए गए हैं। मॉडरेट लेवल पे कुछ क्वेश्चन है, जनरली सारे क्वेश्चन आपके इजी लेवल पे हैं। ये सेम क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पे मैंने दे दिया है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनालिसिस का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है एमपी पुलिस एसआई ऑफिशियल पेपर, यहाँ पे देख सकते हो 2017 में ये एग्जाम हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है इस एग्जाम के अंदर 2017 में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, रीड द फिगर एंड फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग पर्सन हु आर एजुकेटेड एम्प्लॉयड बट नॉट कन्फर्म। देखो, देख सकते हो यहाँ पे एजुकेटेड, एम्प्लॉयड, नॉट कन्फर्म। यहाँ पे भी आंसर इसका बी और डी ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डी बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो ईजी क्वेश्चन था, आप बिना पढ़े भी इसको आराम से कर सकते हो। लेकिन जनरली मैं आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो उन क्वेश्चन को इंक्लूड करे जो उस समय के बाकी एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें जो आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। चाहे आप किसी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो, बुक में तो जनरली ऐसा है, एनालिसिस आपको इस एग्जाम के लिए देखने को नहीं मिलेगा। इस एग्जाम के लिए ऐसा कोई बुक बनाई नहीं गई है। जनरली जो मार्केट में बुक्स है वो आपके एसएससी बैंकिंग वगैरह के लिए है। तो आपको कोई टेस्ट सीरीज ऐसी ज्वाइन करनी चाहिए जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाए, ताकि आप अगर कम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप रेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक टॉपिक पे हजारों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, यहाँ पे इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर इन प्लेस इन द फॉलोइंग थ्री सब मैट्रिसेस इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ सर्टन वे। अब देखो, यहाँ पे सिंपली आपको जो पैटर्न है वो पहचानना होता है। अब देखो पैटर्न किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो इसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 इंटू 5 करेंगे तो यह 15 आएगा। इसी तरह से 6 इंटू 7 करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका 42। अब कहोगे बीच में 2 कैसे आया, तो ये बीच में जो 2 आया है वो 5 और 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये आ गया 2, 5 और 7 का डिफरेंस। सेम इसी तरह से इसमें अगर देखो तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 3 इंटू 3 जो है ये आपका 9 हो जाएगा। 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये 36 आता है। और ये बीच में एक कहाँ से आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है। तो यहाँ पे 1 आ गया है। सेम यही लॉजिक हम इसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो 10 इंटू 2 जो है ये 20 हो जाएगा। 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। फिर देखो 19 इंटू 2 जो है 38 हो जाएगा। 19 इंटू 2 जो है वो 38 हो जाएगा। ये यहाँ पे 20 था। हमें बीच में जो नंबर आता है वो कैसे आता है, इन दोनों के डिफरेंस से आता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 2 और 2 है। तो 2 और 2 से डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आएगा 0। तो 0 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लग सकता है फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि जब एग्जाम में बैठते हो आपके पास थोड़ी एंजाइटी होती है, तो उस समय हो सकता है आपको पैटर्न समझने में मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ने की बात तो मैं नहीं करूँगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक तरह से होल्ड कर सकते हो कि ये अभी समझ नहीं आ रहा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब एंड में टाइम बचेगा तो इसमें दिमाग लगा सकते हो। वैसे जनरली तो मोस्ट स्टूडेंट को पैटर्न जो है समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन पे। आप बाकी क्वेश्चन जो ईजी आ रखे हैं उनको पहले करो, उसके बाद इन टफ क्वेश्चन पे, जो टफ क्या बोले, जिसमें पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा है, उनके ऊपर आप आओ। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर आपको कट ऑफ का अंदाजा है तो 400 नंबर का आपका एग्जाम होना है। और कट ऑफ की बात करें तो इस साल जो आपकी ड्यू के लिए कट ऑफ है वो 226 के आसपास गई है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर इंक्रीज लगा भी लो कि नेक्स्ट ईयर मान लो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो भी आप 240 के आसपास स्कोर करते हो तो आप सेफ हो। जनरली आपको 60% स्कोर करना है। 60% स्कोर आप कर लेते हो तो आप सेफ हो, आराम से आपका एडमिशन जो है ड्यू के अंदर हो जाएगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ईजी क्वेश्चन है उसको कभी भी इस नहीं छोड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप टफ क्वेश्चन में या जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसमें लगे रहो और टाइम आपका निकल जाए। सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार जरूर देख लेना है और जो ईजी क्वेश्चन है उनको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। देखो उसी तरह का ये जो क्वेश्चन है मैट्रिसेस वाला है, इस तरह के क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो यूपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है, जो सीसेट वाला बेसिकली आपका एग्जाम होता है, उसमें 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब तो यूपीएससी में थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आने लग गए हैं, पहले इजी क्वेश्चन आते थे। यहाँ पे देख सकते हो मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन जो है वहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिया है। आगे सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड कर दिया, तो इसको आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप पेन पेपर लेके बैठो, जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पहले इसको आप अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन जो आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप सॉल्व करने के बाद देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट
ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। गिवन ए बी सी सर्कल रिप्रेजेंट लॉयर, डॉक्टर एंड जजेस। अब देखो ये जो बीच वाला सेक्शन है वो तीनों को शो कर रहा है थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब क्या है, जजेस हुआ लॉयर एज वेल एज डॉक्टर, यानी कि ऐसे जजेस जो लॉयर भी हैं और डॉक्टर भी है, उसको जो है ये वाला रीजन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। सिंपल आपको लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बी डी ई एफ एंड एल हैव डिफरेंट वेट्स। 5 लोग हैं, इनके वेट डिफरेंट है। ई इज हैवियर देन डी। ई जो है हैवियर है डी से, तो ई जो है वो हैवियर है डी से। इसका मतलब जिस साइड ये ओपन है वो नंबर बड़ा है या वो क्वांटिटी बड़ी है, तो ई जो है हैवियर है डी से, बट लाइटर देन बी। लेकिन ई जो है वो लाइटर है बी से, तो बी इधर आ जाएगा बी। एल इज हैवियर देन एफ। एल जो है वो एफ से हैवियर है, तो एल मान लो यहाँ है, और ये एफ से हैवियर है, बट लाइटर देन डी। डी से लाइटर है, तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। अब आपको बताना है इनमें से हैवीएस्ट कौन है। तो हैवीएस्ट आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो बी है वो सबसे भारी है, तो बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा। देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं करनी। सिंपल आप क्वेश्चन रीड करो, दिमाग को ठंडा रखो, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो आप इवन एग्जाम्स में। इसी तरह का एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, डी ट्रिपल एस बी जो हेड क्लर्क का एग्जाम होता है 2022 के अंदर ये एग्जाम हुआ है, उसके अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल, सॉरी, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो इसको आप पहले रीड कर सकते हो, फिर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट को आपको रीड करना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन पे आना है। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, ऑल पेन्स आर न्यूज़पेपर, सम न्यूज़पेपर्स आर कार, नो कार इज ट्री। ठीक है, तो एक एक करके इसका डायग्राम बनाने की कोशिश आप कर सकते हो। लिखा हुआ ऑल पेन आर न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे पेन जो है वो न्यूज़पेपर है, तो पेन छोटे गोले में आएगा और न्यूज़पेपर आपका बड़े सर्कल के अंदर आएगा। फिर आगे लिखा हुआ है सम न्यूज़पेपर आर कार, कुछ न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो कार है, तो कुछ न्यूज़पेपर सम वाला ऐसे बनता है, तो ये आपका कुछ न्यूज़पेपर कार हो गए। फिर आगे दिया हुआ है नो कार इज ट्री, कोई भी कार ऐसा नहीं है जो ट्री हो, यहाँ पे नो कार इज ट्री। ये आपका बेसिक डायग्राम बन रहा है। अब कंक्लूजन देखो, अब देखो ये जो डायग्राम है ना वो अलग तरीके से भी बन सकता है। जैसे मान लो ये ट्री जो है वो यहाँ पे बने और यहाँ पे क्रॉस बन जाए, अलग अलग तरीके से बन सकता है। लेकिन हमारे जो भी कंक्लूजन होते हैं ना, जो भी हमने डायग्राम बनाया, जो बेसिक डायग्राम हमने बनाया है, उसके ऊपर वो मैच करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट कंक्लूजन है, तो वो हर तरह के डायग्राम के ऊपर लागू होगा। एक तरह के डायग्राम के ऊपर भी अगर वो लागू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो कंक्लूजन आपका एक्यूरेट नहीं है, वो कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है, सम पेन आर ट्री, कुछ पेन जो है ट्री नहीं है। अब तो ये तो गलत है, ट्री यहाँ पे, पेन यहाँ पे। अब हो सकता है घुमा के आप यहाँ पे बना दो, लेकिन इस तरह से अगर हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो आपकी इनकरेक्ट हो गई। फिर सम न्यूज़पेपर आर ट्री, सम न्यूज़पेपर आर ट्री, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। दोनों में से कोई भी कंक्लूजन जो है आपकी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया हुआ है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन जो हमारी टेस्ट सीरीज से ही है, ये एसएससी सीजीएल 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सम मैन आर एनिमल, ऑल ट्रीज आर रिवर्स। इस तरह के जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया हुआ है और ये उसका आंसर है। इसको आप पहले सॉल्व करो, उसके बाद आंसर को आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोड भी दिया हुआ है, तो इसको कोडेड ब्लड रिलेशन आप बोल सकते हो कि पहले कोड से आपको ब्लड रिलेशन बनाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पी इंटू क्यू का मतलब क्या है, पी इज फादर ऑफ क्यू। इस तरह से पी माइनस क्यू का मतलब है सिस्टर, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है सिस्टर, प्लस का मतलब है मदर, डिवाइड का मतलब है ब्रदर। ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है आपको बी प्लस डी इंटू एम डिवाइडेड बाई एन, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बी प्लस डी का मतलब क्या है, बी इज फादर ऑफ डी। ठीक है, बी इज फादर ऑफ डी, समझ रहे हो बात को, सॉरी, बी इज मदर ऑफ डी, ये आपका है। देखो बी यहाँ पे है, बी क्या है, मदर है, तो मदर के लिए हम सर्कल बनाते हैं। देखो बेसिक आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जहाँ पे भी मेल होता है उसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, फीमेल है तो उसके लिए हम सर्कल बनाते हैं, मैरिड कपल है तो उसके लिए हम इक्वल का साइन बना लेते हैं। मान लो जनरेशन गैप है, तो मान लो इसका ये मदर है, इसकी कोई सन या डॉटर है, तो उसको हम इस तरह से नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम आपको समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे बी प्लस डी, यानी कि ये वाला बी इज मदर ऑफ डी,
ठीक है। तो बी ये मदर है, किसकी मदर है? डी की। अब देखो डी का हमें जेंडर नहीं पता, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे डी बना रहे हैं, ना यहाँ पे हम सर्कल बना रहे हैं ना कुछ और बना रहे हैं। फिर आगे डी इंटू एम। डी इंटू एम का मतलब क्या है? डी इज फादर ऑफ क्यू। डी इज फादर ऑफ, डी क्या है? फादर। अब जेंडर पता लग गया, मेल है तो बॉक्स बना दिया। डी जो है फादर किसका है? एम का, तो इसके नीचे जो है एम आएगा। अब एम का जेंडर हमें नहीं पता, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दें। फिर एम डिवाइडेड एन, तो डिवाइडेड के लिए क्या है? यहाँ पे हो जाएगा एम इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो एम जो है ब्रदर है, पता लग गया हमें जेंडर। एम इज ब्रदर ऑफ एन, तो ये इसका ब्रदर है एन। ठीक है, ब्रदर का मतलब क्या है? यहाँ से भी रिलेशन यहाँ पे आएगा। अब देखो ये पूछा है एम इज रिलेटेड टू बी। एम जो है बी से कैसे रिलेटेड है? देखो एम जो है बी से कैसे रिलेटेड है, ये रिलेशन हमें बताना है कि एम जो है कैसे रिलेटेड है बी से। तो एम क्या है यहाँ पे? एम है यहाँ पे ग्रैंड सन। देखो यहाँ पे ये इसका सन और ये इसका सन, ठीक है, तो ये क्या होगा? ग्रैंड सन। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको साइन के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप आराम से शांत दिमाग से इसको करोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, आराम से इसको आप सॉल्व कर पाओगे। ब्लड रिलेशन है, बस यहाँ पे बीच में कोड इसको एक बार दे दिया है, तो ग्रैंड सन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल का एग्जाम होता है मिनिस्ट्री लेवल पे, 2023 में ये एग्जाम हुआ है। इसके अंदर भी सेम इस तरह का क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो। मल्टीप्लाई के लिए फादर दिया हुआ है, माइनस के लिए सिस्टर, प्लस के लिए मदर, डिवाइड के लिए ब्रदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही चीज पूछी और पी रिलेटेड टू ओ, सेम रिलेशन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इस तरह के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली वही क्वेश्चन जो है घूम घूम के आपके सीयूटी पीजी में भी आते हैं। तो आपको इस तरह की टेस्ट सीरीज में जाना है, इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें उन क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा रहा हो जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो ट्रेंड में जो क्वेश्चंस हैं उनको आपकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन का लेवल आपको मैंने बता दिया, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं करने, बेसिक टू मॉडरेट लेवल वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ब्लड रिलेशन है। इसमें पी इज क्यूज ब्रदर, जो पी है वो क्यू का ब्रदर है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं हम क्यू, और इसका जो ब्रदर है वो पी है, तो ब्रदर इसका जेंडर हमें पता लग गया, ये मेल है। फिर आगे दिया हुआ है आर इज क्यू मदर। आर जो है वो क्यू की मदर है, तो इसकी मदर जो है यहाँ पे बना लेते हैं, और मदर जो है सर्कल में हो जाएगी, तो आर जो है क्यू की मदर हो गई। एस इज आर फादर। एस जो है आर का फादर है, तो इसका फादर जो है यहाँ पे एस जो है ये फादर हो गया। टी इज एस मदर। एस की जो मदर है वो टी है, तो यहाँ पे ये टी मान लो यहाँ पे है, तो टी जो है वो एस की मदर हो गई। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। पी जो है एस से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसमें फिर से रिलेशन पूछा किसका? पी का, तो पी क्या लग रहा है यहाँ पे? पी लग रहा है यहाँ पे ग्रैंड सन, तो फोर्थ ऑप्शन जो है ग्रैंड सन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देखो एसएससी सीपीओ का 2020 में एग्जाम हुआ था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से यहाँ पे लिख के मैंने बता दिया, डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिया, किसी को अगर क्रॉस चेक करना हो कि एग्जैक्टली में पूछा जा रहा है या नहीं जा रहा, क्वेश्चन रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, तो आप जो एग्जाम की डेट है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, उससे आप जाके मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टेस्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है इफ सीता इज एट द ईस्ट ऑफ माला। सीता जो है माला के ईस्ट में, तो ये मान लो आपके, ये सीता मान लो, तो इसके ईस्ट में डायरेक्शंस आपको पता ही होंगी, ये नॉर्थ होता है आपका, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या है? सीता इज द ईस्ट ऑफ माला। सीता जो है ईस्ट डायरेक्शन में किसके? माला के। तो माला अगर यहाँ पे होगी तो सीता इसके ईस्ट में होगी, ये ईस्ट डायरेक्शन है। माला इज एट द नॉर्थ ऑफ सपना। माला जो है सपना, एक मिनट, माला इज एट द नॉर्थ ऑफ सपना एंड सपना इज एट द नॉर्थ ऑफ शोभा। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है जो माला है वो सपना के, माला जो है वो सपना के नॉर्थ में है, तो सपना अगर यहाँ पे होगी तो माला इसके नॉर्थ में हो गई। एंड सपना इज द नॉर्थ ऑफ शोभा। सपना जो है शोभा के नॉर्थ में, तो शोभा नीचे होगी, तो ये सपना उसके नॉर्थ में होगी। फिर आगे लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू शोभा। आपको फाइंड करनी है पोजीशन ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू शोभा। इसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन निकालोगे तो ये पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली पोजीशन है, तो ये कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो है यानी कि सेकंड ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेम इस तरह का क्वेश्चन आपका CIS ऑफ ASI जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली अप्रोक्सीमेटली सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो है इजी लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से 1-2 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो लेटर सीरीज है उसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो ये लेटर सीरीज आपकी दी हुई है। अब देखो इसमें आपको कैसे ट्रेंड देखना है। अब देखो ट्रेंड जो है कई बार एक बार देखने में समझ आ जाता है, कई बार 2-4 बार देखना पड़ता है।
तो आपको अगर एक बार में समझ आ रहा है तो आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड में जब टाइम बचेगा तो ऐसे क्वेश्चन पे आया करो। ठीक है, वैसे जनरली तो ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कई बार हो सकता है कि आप प्रेशर सिचुएशन में हो तो आपको ट्रेंड उतनी आसानी से ना भी दिखे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो इसमें ट्रेंड क्या है, एक लेटर छोड़ के फिर दूसरे में ट्रेंड है। जैसे ई के बाद एफ आ रहा है, जी के बाद यहाँ पे एच आ रहा है, एम के बाद यहाँ पे एन आ रहा है। अब देखो जो बीच वाला होगा उसके बाद क्या हो सकता है, देखो ई एफ जी एच, या तो आई और जे हो सकता है, ठीक है, या तो इसके पहले वाला होता है ई एफ जी एच आई जे के एल भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो के एल के तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो के एल का तो ऑप्शन मिल रहा है, आई जे का ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, तो इसमें ही हमें देखना पड़ेगा। अब देखो बाकी जो दो हैं, एल ओ टी, यहाँ पे भी एल ओ टी, यहाँ पे भी एल ओ टी, यहाँ पे भी, तो ध्यान से अगर देखो तो ये ट्रेंड इस तरह से बनेगा के एल, और यहाँ पे जो है इसमें क्या बनेगा, एल ओ टी ही आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा के एल एल टी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, बस जो यहाँ पे इन्होंने सीरीज बनाने की कोशिश की है उस वो आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी आपको पूछ सकते हैं, आपको कितनी स्ट्रेट लाइन है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो स्ट्रेट लाइन तो उतना काउंट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पहले तो आप देखो चार तो आपके ये जो स्क्वायर है, चार लाइन तो इसके हो गए स्क्वायर के, चार ये हो गए, ये पाँच, ये छः, ये सात, ठीक है, और ये आठ, ये नौ, ये 10, तो चार लाइन और बची हैं, 11, 12, 13, 14, सारी लाइन्स आपकी कवर हो गई हैं। 14 आपकी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 14 लाइन्स जो हैं उनसे उनको मिला के ये जो फिगर है वो बनाई गई है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अ स्टेज सुमन, नीरज, पंकज, विनय एंड विक्रम आर स्टैंडिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एज डिस्क्राइब्ड बिलो। ये सारे लोग जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरह से खड़े हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नीरज इज साउथ ऑफ विनय, यानी कि विनय ऊपर है और नीरज नीचे होगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये होगा हमारा विनय और इसके नीचे ये हो गया हमारा नीरज। ठीक है, नेक्स्ट है सुमन इज साउथ ऑफ नीरज, नीरज के भी साउथ में है सुमन, ये आपकी सुमन हो गई। फिर थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है पंकज इज वेस्ट ऑफ विनय, पंकज जो है विनय के वेस्ट में है, तो विनय यहाँ पे है तो पंकज हो जाएगा इसके साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पंकज, ये हो गया आपका पंकज। फिर है विक्रम इज नॉर्थ ऑफ सुमन, विक्रम जो है सुमन के नॉर्थ में है। अब देखो नॉर्थ में कहीं भी हो सकता है विक्रम यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है सबसे ऊपर हो। ठीक है, तो विक्रम कहीं पे भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया, हु इज एक्सट्रीम वेस्ट, एक्सट्रीम वेस्ट में कौन है, तो एक्सट्रीम वेस्ट में तो सिर्फ पंकज ही है। ठीक है, तो पंकज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो आप बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं गया है, सिंपल के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो एसएससी जीडी 2021 में सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए। बाकी एग्जाम से भी इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो डायरेक्शन डिस्टेंस जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको कवर करना है ठीक से। देख सकते हो किस तरह से सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसीजर जो है जिस तरह से टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करते हैं हम कि हर क्वेश्चन जो होता है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, पूरा प्रोसीजर उसका जो है वो उसके सॉल्यूशन में डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी तरह से डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे दिया हुआ फाइंड ऑड वन आउट इन द गिवन सीरीज। ये सीरीज एक दी गई है, इसमें से ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरीज, डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा इसमें क्योंकि ये सीरीज जो है थोड़ा सा आपका ट्रिकी है। यहाँ पे 5, 8, 11, 26, 23, 105, तो देखो इसमें आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, पैटर्न इसमें किस तरह से बन रहा है। अल्टरनेट नंबर्स को लेकर पैटर्न बन रहा है, जैसे 2, 5, 5, 11, 11 के बाद फिर 23, इनमें पैटर्न बन रहा है। और फिर जो ऊपर वाले नंबर है 3, 8, 8 और 26, 26 और 105, इधर पैटर्न बन रहा है। तो नीचे वाले नंबर्स में अगर आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें देखो 2 से 5 बन रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इसमें तो सिंपल पैटर्न बन रहा है आपका, इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें 6 ऐड हो रहा है, इसमें अगर देखो तो इसमें 12 ऐड हो रहा है। तो इसमें सिंपल आपका है कि 3, 6 उसका डबल 12, ये आपका ऐड हो रहा है। ऊपर देखो तो इसमें क्या पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, 3 से 8 बना है। तो 3 से 8 कैसे बना है, इसको पहले मल्टीप्लाई किया गया है 2 से और फिर ऐड किया गया है 2, 3 2 6 प्लस 2 8, 8 से 26 भी ऐसे ही बनाया गया है। इसको पहले मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, फिर ऐड किया गया है 2, 8 3 जा 24 और प्लस 2 26। तो अब ये जो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा इसमें इसमें क्या होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए 4 से और इसमें ऐड किया जाना चाहिए 2। तो 26 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 104 आता है,
और इसमें 2 ऐड करोगे तो 106 आना चाहिए, यानी कि जो 105 यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे 105 जो आ रहा है इसकी जगह 106 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये जो 105 है यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 105 नहीं, यहाँ पे 106 आना चाहिए। यहाँ पे जो ऑड नंबर है वो 105, ठीक है। अब देखो 13 क्वेश्चन है आपका। ये इस तरह का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है, तो इसको रहने दो। बाकी जो इजी क्वेश्चन है उसको करो, इसको एंड में देखना जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्रीज होने से आपके पास 2 घंटे ही है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट है। 120 मिनट में ही आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे, तो इनमें आपको टाइम लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा क्या पैटर्न है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, उसको आप एंड में देख सकते हो। उसको मार्क फॉर रिव्यू करके ऑप्शन आता है एग्जाम में, उसको मार्क कर दो रिव्यू के लिए, एंड में उसको देखना। बाकी जो क्वेश्चन है उनको आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ये थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, ऑन विच डे अजय वेंट टू दिल्ली इफ वीक स्टार्ट ऑन मंडे। यार मंडे को वीक स्टार्ट हो रहा है, तो अजय जो है किस दिन दिल्ली गया था। अब देखो ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से जो स्टेटमेंट दी गई है कौन से इससे रिलेटेड या किससे इस निश्चित इसके ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचा जा सकता है, ठीक है। सिंपली अब ये बताना है कि ये जो ऊपर एक सेंटेंस दिया हुआ है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है। पहले देखो, अजय टुक लीव ऑन वेडनेसडे। अब देखो छुट्टी उसने कब ली, कब वो निकला, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है। फिर आगे, सुरेश सुरेश वेंट टू दिल्ली टू द नेक्स्ट डे ऑफ हिज मदर केम टू हिज हाउस। उसकी मदर जिस दिन है उसके अगले दिन गया। अब ये भी कोई यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। फिर है, सुरेश मदर केम टू हिज हाउस नाइदर ऑन मंडे नॉर ऑन फ्राइडे। सुरेश की जो मदर है वो ना ही मंडे को आई है ना ही फ्राइडे को आ रही है। इसका भी रिलेशन कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो इन तीनों का ये रिलेशन, ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है इससे नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये डेटा सफिशियंट नहीं है इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इवन 1, 2 एंड 3 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट, यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के भी हमें कुछ भी जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है ऑन विच डे अजय वेंट टू दिल्ली, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, यानी कि ये डेटा जो है सफिशियंट नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप एग्जाम दोगे तो एक तो आपको लैंग्वेज वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश लेना चाहते हो या हिंदी लेना चाहते हो। जो भी आप मीडियम चूज करोगे आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन में। अगर इंग्लिश मीडियम चूज करना चाहते हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, हिंदी मीडियम चूज करते हो तो हिंदी के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में। बाकी जो सारे सेक्शन होते हैं उसमें आपको दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिखाई देंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आप चेंज कर सकते हो। मान लो किसी को इंग्लिश में क्लियर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, तो उसको एक बार हिंदी में रीड कर लो। हिंदी में क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा तो उसको एक बार इंग्लिश में रीड कर लो। ये सहूलियत आपके पास एग्जाम में होगी तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ 1, 8, 27, 64, 125 और 216। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या चल रहा है, यहाँ पे क्यूब की सीरीज चल रही है। 1 जो है आपका 1 का क्यूब है, 8 जो है आपका 2 का क्यूब है, 27 आपका 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 आपका 5 का क्यूब है, 216 216 6 का क्यूब है। यानी कि नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 7 का क्यूब होना चाहिए। और 7 का क्यूब क्या है, 7 का क्यूब होता है आपका 343। 343 आपका सेकंड ऑप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की जो कुछ सीरीज होती हैं, जनरली स्टैंडर्ड सीरीज होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर याद कर लो आप, एक से कम 30 से 40 तक तो आप याद करो, हो सके तो 50 तक के स्क्वायर आप याद कर लो, लेकिन 30 तक तो याद कर ही लो। 40 तक याद कर लोगे तो अच्छी बात होगी। बाकी क्यूब जो है आप 1 से लेके 20 तक, कम से कम 1 से लेके 10 तक तो क्यूब याद ही कर लो, और 1 से लेके 20 तक कर लोगे तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखो। इस तरह की सीरीज में अगर आपके पास ये क्यूब और स्क्वायर वगैरह याद होंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी टाइम आपको बच जाएगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आपके आते रहते हैं। जैसे ये 2019 का एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, जिसमें सेम क्वेश्चन आप देख लो, वही क्यूब वाली सीरीज यहाँ पे भी चल रही है। 8 जो आपका 2 का क्यूब है, 27 आपका 3 का क्यूब है, 64 आपका 4 का क्यूब है, 125 आपका 5 का क्यूब है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका 216 हो जाएगा जो कि 6 का क्यूब है, ठीक है। तो ये क्यूब वाले क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। ये ट्रेंड थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी भी सीयूटी पीजी में तो पूछ रहे हैं इसको, क्योंकि सीयूटी पीजी जो है थोड़ा पुराना चल रहा है, अभी बहुत दिन हुए नहीं है इस एग्जाम को, 2022 में स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो है थोड़ा पुराने ट्रेंड के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखो क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे स्टेटमेंट है, ड्रास्टिक इंक्रीज इन पॉल्यूशन इज नाउ अ ग्लोबल फिनोमिना। यानी कि एक ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसकी अजम्पशन यहाँ पे दो दी हुई है। पहले यहाँ पे अजम्पशन दी हुई है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, हाईवेज एंड कंस्ट्रक्शन आर बियॉन्ड कंट्रोल। अब ये इसको कह सकते हैं कि एग्जैक्टली ये पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो आपके पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर इंडस्ट्रीज है,
ये तो इंसान अपने कंसेंट से ही बनाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं बोल सकते ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। ऑल कंट्रीज हैव रियलाइज्ड इट एंड वर्किंग टुवर्ड्स द कंट्रोल। अभी ये आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, सारी कंट्रीज ने रियलाइज कर लिया और इसकी तरफ वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, अजम्पशन 1 और अजम्पशन 2 ये दोनों ही इससे रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है आपका, नाइदर 1 नॉर 2 इम्प्लिसिट, दोनों में से कोई भी अजम्पशन जो है वो आपकी इम्प्लिसिट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये सेम आपका हिंदी में दिया हुआ है और देख सकते हो आप इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका सेम, देखो वही दोनों स्टेटमेंट जो है एग्जैक्टली सेम। देखो, स्टेटमेंट ड्रास्टिक इंक्रीज इन पॉल्यूशन इज नाउ अ ग्लोबल फिनोमेना, assumption भी दोनों सेम दी हुई है। ऑल कंट्रीज हैव रियलाइज्ड इट्स वर्किंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स द कंट्रोल, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, हाईवे एंड कंस्ट्रक्शन आर बियॉन्ड कंट्रोल। सेम डिट्टो, वर्ड टू वर्ड वही पेपर है, वही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, एमपीपीएससी जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही हैं। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज नहीं किए हैं, लेकिन जो भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे, जो भी जनरली जो एनालिसिस में चलते हैं क्वेश्चन पेपर, उन सब से देखो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। देखो एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में पूछा हुआ है। तो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो जिसमें जो रिसेंट एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें जो आपके सेम लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो आप आराम से पार कर लोगे। अगर आपकी तैयारी बेसिक भी है, बेसिक मैथ्स आपने पढ़ लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, तो मेन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जिस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। बस सबसे दुख की बात जब होगी जिस तरह के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं, आएंगे सेम टॉपिक से, आप एवरेज की प्रैक्टिस करोगे एवरेज से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन एवरेज में हजारों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की है, क्या उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सारा खेल इसी का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड जो है आपके क्वेश्चन का वो आपकी टेस्ट सीरीज में या जहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें एक्यूरेट हो। अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा तो सारी मेहनत पे आपका पानी फिर सकता है, ठीक है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे वीडियोस के दौरान, मैं रिपीटेडली इस बात को बोल रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे और एंड में ज़्यादा से कट ऑफ मिस नहीं होती, 2-4 नंबर से आपकी कट ऑफ मिस होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया हुआ है ये वर्ड एक दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे जो लेटर्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा फॉर्म नहीं हो सकता, तो चेक कर लो। जैसे यहाँ पे ये है मेजेस्टी, तो एम है इसमें, हाँ जी एम है, ई जी भी है, इसके अलावा ASITY, तो ए भी है, एस भी है, आई भी है, टी भी है, वाई भी है, स्टार STAR, एस भी है, टी भी है, ए भी है, आर भी है, गेम भी है इसमें, जी भी है, ए भी है, एम भी है, ई भी है। रिस्टार्टर इसको देख लो, इसमें नहीं है, देखो आर, आर इसमें है, ई है, एस है इसमें, टी है, ए है, आर है, ई है क्या, तो यहाँ पे ई भी है। अ, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे ई जो है 2 बार आ रहा है, ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार ई है, ठीक है। तो इसलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसमें से नहीं बन पाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आएंगे एग्जाम में। और भी बहुत सारे, जैसे DMRC का एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, SSC में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो नया ट्रेंड है 2023-22 में, उसमें जनरली नहीं पूछा जा रहा, लेकिन CUET PG में पूछ लिया। बाकी इजी क्वेश्चन है, नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट आपका फिगर वाला क्वेश्चन है, ये तो आपने बचपन में भी किया होंगे, कोई आपने छोटा मोटा एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, पुराने टाइम पे बहुत आते थे ये क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, बस इमेज को यहाँ पे रख के देखना है कौन सा यहाँ पे ठीक बैठ जाएगा। यहाँ पे देखो ए वाला जो ऑप्शन है वो एक्यूरेटली बैठ रहा है, बी वाले में देखो थोड़ा आगे आगे चला जा रहा है, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, इसमें देखो यहाँ पे गैप ज़्यादा दे दिया है और ये बिल्कुल टच कर दिया है, ये तो पूरा अलग ही है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इसको इस तरह से लिखा जाता है, मिनरल को इस तरह से लिखा जाता है और साउंड को इस तरह से लिखा जाता है, देन रीडर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता, बस यहाँ पे कोड दिया गया है कि इसको इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से। जो मिनरल है उसको लिखा गया RSTUVWZ, और जो साउंड है उसको लिखा गया है FGHIJ। अब आपको बताना है रीडर को कैसे लिखा जाएगा, READER। तो बस आपको कोड ढूंढ लेना है। आर का कोड क्या है, तो आर का कोड है बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। फिर है ई, ई का कोड है यू, तो यहाँ पे यू, यहाँ पे भी ई है तो यहाँ पे भी यू। ए का कोड क्या है डब्लू, ए का कोड आ गया डब्लू। डी का कोड क्या है, डी का कोड है जे। आर का कोड क्या है वी।
तो आपको ये आंसर हो जाएगा VUWJUV। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, VUWJUV, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लो आप, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। मैक्सिमम नंबर आप रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया, ये सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है किसी की मैथ वीक हो, मैथ में उससे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें। कंप्यूटर में कभी कभी कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आ जाते हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो। जीके का हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपने ना पढ़े हो। लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में तो आपने देख लिया, ईजिएस्ट है ये, सबसे ईजी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। इंग्लिश में अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है, वोकैब आपकी ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं। वाइजैक का एमटी इलेक्ट्रिकल का 2013 का पेपर है, उसका एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया है, जो हमारी टेस्ट सीरीज सही है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया, किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया गोइंग 100 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ हर हाउस, चारू टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 40 मीटर। अब देखो पहले क्या कर दिया, 100 मीटर नॉर्थ में जाती है, तो ये 100 मीटर और टेढ़ा बन गया। चलो दोबारा बना देते हैं। चारू जो है 100 मीटर पहले नॉर्थ में जाती है, फिर लेफ्ट हैंड पे टर्न टर्न करते हैं। देखो नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो लेफ्ट हैंड की साइड होगा इस साइड, तो लेफ्ट में टर्न किया और 40 मीटर गई। देन टर्निंग टू साउथ, फिर साउथ की डायरेक्शन में टर्न किया और 50 मीटर गई, 50 मीटर साउथ में गई। देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। अब देखो उसका घर क्या है, यहाँ पे उसका घर, तो घर की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। इन विच डायरेक्शन सी इज वर्किंग नाउ, किस डायरेक्शन में वो जा रही है। तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी डायरेक्शन होती है, ये आपकी होती है वेस्ट, ये साउथ, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट होती है ना, तो ये डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम इस तरह क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल सीएस एग्जाम में पूछा गया है 2020 के एग्जाम में, और भी बहुत सारे एसएससी वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आते रहते हैं। ये टेस्ट सीरीज से एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे सेम एक स्टेटमेंट दिया गया, फिर दो कंक्लूजन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करने हैं। स्टेटमेंट है ऑल गार्डन्स आर स्कूल, ऑल गार्डन्स आर, ये गार्डन बन गया आपका, सारे के सारे गार्डन जो है स्कूल है, तो स्कूल जो है वो बड़ा सर्कल हो जाएगा। ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस, तो स्कूल से भी बड़ा सर्कल आपका बन जाएगा कॉलेजेस का। अब कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ऑल गार्डन्स आर कॉलेजेस, तो सही बात है भाई, गार्डन तो कॉलेजेस के अंदर ही है, तो ऑल गार्डन्स आर कॉलेजेस, तो ये तो आपका सही हो गया। फिर सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेजेस, कुछ गार्डन ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं है, तो ये गलत है भाई, सारे के सारे गार्डन कॉलेज के अंदर ही हैं। ये सेकंड वाला आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या है ओनली वन फॉलोज, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन आपके आने, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कर लेने हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर थोड़ा लेवल ये इंक्रीज कर दे, थोड़े मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन अगेन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका 21। अ लेडी सेड, अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, अ लेडी सेड, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफ में देख के एक लड़की ने या लड़के ने बताया कि ये मेरे उस रिश्तेदार का वो लगता है, ठीक है, तो ये जो फोटोग्राफ में देखने वाले या कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, इसमें गलतियां जनरली स्टूडेंट कर देते हैं। इसमें बोला है दिस पर्सन इज माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन डॉटर। अब देखो समझने की कोशिश करो, क्या बोला है इसमें, दिस पर्सन इज माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन डॉटर। तो पहले तो जो व्यक्ति है ना उसको बनाओ, तो ये लेडी जो है, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये जो है आपकी लेडी है। अब लेडी क्या बोल रहा है, लेडी बोल रही है कि दिस पर्सन इज माई ग्रैंड फादर, तो पहले इसका ग्रैंड फादर बनाओ, तो ये मान लो ये बीच वाली लेयर होगी इसकी फादर या मदर, फादर, फिर इसके ऊपर इसका ग्रैंड फादर, तो ये होगा आपका ग्रैंड फादर, ठीक है, और बीच में कौन होगा, बीच में होगा फादर, तो ये फादर बन गया। दिस पर्सन इज माई ग्रैंड फादर ओनली सन, तो इसके ग्रैंड फादर के ओनली सन कौन होंगे, इसके फादर होंगे। ओनली सन डॉटर, तो इसके डॉटर, ये यहाँ पे डॉटर बना दो, ये डॉटर हो गया, ठीक है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन कौन है यहाँ पे, ये पर्सन है, तो ये पर्सन और इस लेडी के बीच में रिलेशन क्या है, देखो दोनों का फादर सेम है, जब दोनों का फादर सेम है तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएगी इसकी सिस्टर, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट होगा, सिस्टर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। अगेन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में एक बार रीड कर लो, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में एक बार रीड कर लो, लैंग्वेज चेंज कर लो, आपको दिमाग को शांत रखना है, आराम से इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। सेम इस तरह के क्वेश्चन जो है CISF ASI एग्जाम में आया हुआ है 2018 में, और भी बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे दिया हुआ है चूज द ग्रुप वर्ड दैट शोज द सेम रिलेशनशिप एज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे रिलेशनशिप दिया हुआ है क्ले, पॉटर और पॉट्स का। पॉटर कौन होता है, पॉट्स बनाने वाला, तो पॉटर जो है पॉट बनाता है, और पॉट बनाता किससे, क्ले से, तो क्ले जो है बनाने वाली चीज़, रॉ मटेरियल हो गया, पॉट जो है फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और बनाने वाला पॉटर है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में दिया डॉक्टर इंजेक्शन पिल, तो यहाँ पे कुछ ऐसा
समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर ना इंजेक्शन बनाता है ना पिल बनाता है। फिर है टेलर, क्लोथ और क्लोथ्स। हाँ भाई ये सही बात है, टेलर जो है क्लोथ का यूज़ करके यानी कपड़े का यूज़ करके क्लोथ्स यानी कि कपड़े बनाता है, पहनने वाले कपड़े बनाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही एनालॉजी लग रही है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी भी देख लो एक बार, ब्लैक बोर्ड, चौक, टीचर। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ब्लैक बोर्ड चौक का यूज़ करके टीचर, हाँ ब्लैक बोर्ड चौक का यूज़ करके ब्लैक बोर्ड, सॉरी टीचर चौक का यूज़ करके ब्लैक बोर्ड बना देती हो। बल्ब, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा बनाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, तो टेलर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड, कोड यहाँ पे दिया हुआ है आई विल वर्क हार्ड इज रिटन एज तिल नील मा यू। ठीक है, हार्ड वर्क पे इसको लिखा गया है नील गा यू, आई वर्क स्मार्टली को लिखा गया ओ नील मा। तो आपको बताना हार्ड का कोड क्या हुआ। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहले कॉमन देखोगे, तीनों में कॉमन क्या है, तो इसमें देखो वर्क यहाँ पे भी है, वर्क यहाँ पे भी है, और वर्क यहाँ पे भी, तीनों स्टेटमेंट में वर्क है। अब इसमें देखो कोड के अंदर तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो नील यहाँ पे भी है, नील यहाँ पे भी है और नील यहाँ पे भी है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई वर्क का कोड जो है नील है, क्योंकि यही एक सिंगल है जो तीनों में कॉमन है। अब हार्ड देखो कहाँ पे है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है हार्ड और सेकंड स्टेटमेंट में है हार्ड। अब फर्स्ट और सेकंड के कोड में देखो क्या क्या कॉमन है, देखो नील कॉमन है, नील तो हमने देख लिया। फिर एक गा, गा इसमें है ही नहीं। यो, तो हाँ यो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यो जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझ नहीं आ रहा तो लिख के कर लेना, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यो हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसमें थोड़ी गलती भी है, मैं आपको समझा देता हूँ। और इसमें ये भी था कि ये क्वेश्चन जो है दो बार कर दे दिया था, एक ही क्वेश्चन दो बार दे दिया गया था, तो इसमें कहने को नेशनल लेवल का एग्जाम में बहुत गलतियाँ थी। ये क्वेश्चन आपका राम, श्याम, पिंकी, नरेश, मीता, महेश। अब देखो यहाँ पे राम दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन से राम गायब है, तो ये राम, श्याम, पिंकी, नरेश, मीता, महेश 6 लोग हैं, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह करके ये लोग बैठे हैं। पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। अब देखो लक्ष्मी यहाँ पे थी नहीं, यहाँ पे आ गई, तो बेसिकली क्या है, राम की जगह लक्ष्मी लिख दिया है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन स्क्रैप होना चाहिए था, ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन ड्रॉप किया नहीं है इसको, तो हम राम को लक्ष्मी मान के ये क्वेश्चन करेंगे, लक्ष्मी को राम मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, नरेश इज फोर्थ टू द राइट ऑफ महेश। महेश के राइट से नरेश जो है फोर्थ है। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से सॉल्व करना है। तो सीधा हम अगर देखें तो महेश अगर यहाँ पे है तो इसके फोर्थ राइट में 1 2 3 4 यहाँ पे जो है नरेश होगा, तो नरेश यहाँ पे होगा। फिर मीता इज इमीडिएट राइट टू नरेश, नरेश के इमीडिएट राइट यानी कि यहाँ पे जो है मीता है। ठीक है भाई, ऊपर स्टेटमेंट में दिया होता है पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी, यानी कि पिंकी के अगल बगल कौन है, श्याम और लक्ष्मी है, तो पिंकी बीच में होनी चाहिए, तो 3 जगह यहीं पे खाली है इसमें, इसका मतलब पिंकी यहाँ पे बैठी है और इसके दोनों तरफ या तो श्याम है या तो लक्ष्मी है। तो देखो श्याम हो सकता है यहाँ पे हो, श्याम जो है यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, और इसकी जगह लक्ष्मी यानी कि राम भी हो सकता है, तो राम यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया हु आर द लेफ्ट ऑफ पिंकी, पिंकी के लेफ्ट में कौन है, तो पिंकी के लेफ्ट में एक तो महेश है भाई, तो महेश किस ऑप्शन में है, तो सेकंड वाले ऑप्शन में है और थर्ड वाले ऑप्शन में है, बाकी ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। दूसरा कौन हो सकता है, या तो शाम हो सकता है या राम हो सकता है, तो देखो राम किसी ऑप्शन में नहीं, शाम है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि महेश और शाम, क्योंकि राम यहाँ पे किसी ऑप्शन में है नहीं, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी गलती थी लेकिन इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 आपका, इसमें इन फॉलोइंग डायग्राम बॉयज आर हु आर नॉट एथलीट बट आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। तो देखो बॉयज कौन है, ये जो स्क्वायर है ये बॉयज है, सॉरी रेक्टेंगल जो है ये आपका बॉयज है। फिर लिखा हुआ है बॉयज हु आर नॉट एथलीट, तो एथलीट कौन सा है, सर्कल वाला है, तो इतना पार्ट तो हमें काट देना है कि ये तो नहीं हो सकते भाई, कि नॉट नॉट एथलीट, एथलीट तो हमें नहीं चाहिए। बट आर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कौन है, तो ये स्क्वायर जो है वो डिसिप्लिन है, तो स्क्वायर के अंदर कितना बचा, बस ये एक ही बचा है, ये तो एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन, ओनली वन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन आप देख लो, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही देख लो, आपका वही दिया हुआ बॉयज़ है, एथलीट है, डिसिप्लिन है, ये सारे वही सेम डायग्राम आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैं कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो अलग अलग आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं आसपास में उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो, आप लेटेस्ट ट्रेंड के भी क्वेश्चन करोगे और उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये क्वेश्चन जो है टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, इसी तरह के और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो महाराष्ट्र टेट के एग्जाम में आया हुआ था 2017 में। तो ये बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है
ये 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पेपर का लेवल क्या है, उस लेवल के क्वेश्चन मैं कहाँ से करूँगा, बस ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेपर का लेवल मैंने आपको दिखा दिया, क्वेश्चन किस टाइप का है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको बेसिक्स अपने प्रिपेयर करना है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे डायरेक्शन, डिस्टेंस के, ब्लड रिलेशनशिप के, स्टेटमेंट, कंक्लूजन के, इनके बेसिक आपको समझ में आना चाहिए और फिर जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सिंपल एग्जाम है, सिंपली आपको प्रिपरेशन करनी है, बहुत ज़्यादा इसका लोड आपको नहीं लेना है, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज और कोर्सेज के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। 2 तरह के कोर्सेज इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं। एक तो नॉर्मली जो सीयूईटी पीजी एलएलबी वाला कोर्स होता है, इसके अंदर आपका सेम सीयूईटी पीजी का एलएलबी वाला सिलेबस जो है वो कंप्लीट इसमें कवर किया जाएगा। बाकी एक कोर्स और है 3 ईयर लॉ का। इसमें क्या है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मैथ थोड़ी वीक है और उनको ये लगता है या हो सकता है उनको ये लगे कि मेरा ड्यू में नंबर नहीं आ सकता। तो उस केस में जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे महाराष्ट्र, सीईटी, पीयू, एयू, एलयू, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी, एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये जो 3 ईयर वाला लॉ वाला कोर्स है इसके अंदर इन सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस भी कवर करवाए जाएंगे सीयूईटी पीजी के साथ-साथ, ठीक है। देखो कोर्सेज के अंदर टेस्ट सीरीज आपकी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कोर्स आपने ले लिया तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो किसी स्टूडेंट को कोर्स नहीं लेना, उसको लग रहा है कि वो बुक से या फिर यूट्यूब वगैरह से प्रिपेयर कर सकता है, फेयर इनफ, आप कोर्स मत लो, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज जो है सीयूईटी पीजी वाले के अंदर, अब देखो कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, हमारे लिए ले किसी और के ले रहे हो, एक बात नोट करो कि उसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए और फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। क्यों? जैसे मान लो आपने एक टॉपिक कवर किया ब्लड रिलेशनशिप का या डायरेक्शन डिस्टेंस का टॉपिक कवर किया, तो आपके पास टेस्ट सीरीज के अंदर एक ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिसमें उस टॉपिक के क्वेश्चन दिए हों ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, एग्जैक्टली प्रैक्टिस कर सको। फिर मान लो आपने रीजनिंग के 7-8 टॉपिक जो है 6-7 टॉपिक आपने कवर कर लिए कि भाई ये 6-7 टॉपिक जो कॉमन थे जो ज़्यादा आ रहे थे वो मैंने कर लिए। फिर आपको रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट देना पड़ेगा और जब आप मान लो मैथ्स थोड़ी कवर कर ली, थोड़ी आपने रीजनिंग, थोड़ी इंग्लिश आपने कवर कर ली, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट में उतर जाना चाहिए, ठीक है। 3 तरह के टेस्ट आपके एग्जाम में, सॉरी आपके टेस्ट सीरीज में होने ही चाहिए। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट तो मिलेंगे ही, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 5 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के 5 सेक्शनल टेस्ट और पूरे फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे वो 15 मिलेंगे आपको, 15 फुल लेंथ टेस्ट। 15 टेस्ट आपने दे दिए, सेक्शनल टेस्ट आपने दे दिए, इससे बाहर जनरली एग्जाम में कुछ आएगा ही नहीं। मोस्ट क्वेश्चन जो आपके इसी के अराउंड हो जाएंगे। 15 टेस्ट कम नहीं होते, 15 टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और 5 सेक्शनल टेस्ट अलग है, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके 2500 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मोस्टली आपका 80% पेपर जो है इसी के अराउंड रिवॉल्व होगा। 20% हो सकता है आगे पीछे कुछ आ जाए, 80% पेपर आपका इसी में आ जाएगा और आपको स्कोर कितना करना है, सिर्फ 60% स्कोर करना है, ठीक है। बाकी 3 ईयर वाली जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपके महाराष्ट्र, सीईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनके भी 5-5 फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूड किए जाएंगे। बाकी लीगल वाला सेक्शन जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, लीगल के टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। फीस की बात करें तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, आपको कूपन कोड यूज़ करना है LLB50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो सीयूईटी यानी ड्यू एलएलबी वाली टेस्ट सीरीज है वो आप 750 में परचेज कर पाओगे। जो कोर्स है वो आपका 2999 में आप ले पाओगे। कोर्स के अंदर पूरा सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। 3 ईयर वाली जो टेस्ट सीरीज है लॉ की, वो आप 1250 में परचेज कर पाओगे और जो कोर्स है वो आप 4499 में परचेज कर पाओगे। तो LLB50 आपको कूपन कोड यूज़ करना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। कोई भी आपकी क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, टेस्ट के रिगार्डिंग या कोई और कॉमन क्वेरी है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो सारी क्वेरीज आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लो, वेबसाइट से एक्सेस करना है तो उससे एक्सेस कर लो, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कहीं से भी आप एक्सेस करना चाहो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कोई और क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।